नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिक्षा विद रितेश में। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना है। तो भारत का संवैधानिक विकास पार्ट टू का मतलब कल एक पार्ट हो चुका है, उसी क्रम में मैं दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। और इस इतने में जो लिखा है, इतने में से 1 से 2 नंबर, 2 से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं। जिस भी पेपर में संविधान पूछा जाता है या जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उस पेपर में ये आना ही आना है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर रहे हैं। तो हम उसी क्रम में आगे शुरू करते हैं। इतना ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, इसमें से 1 नंबर हर एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। सुनिए, अब क्या पूछेगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये पूछेगा। अब पूछेगा कि पहले बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। तो वही लिखा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो भाई इतने में क्या याद करने में दिक्कत है? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। अब ठीक 11 दिसंबर के 2 दिन बाद, 11 दिसंबर इधर 2 दिन बाद, फिर इधर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब क्या पूछा जाएगा? पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। तो 9, 11, 13 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब भाई 13 दिसंबर के बाद, दिसंबर के क्या बाद आता है? दिसंबर के बाद आता है जनवरी। और 46 के बाद क्या आता है? 46 सन चल रहा है तो उसके बाद क्या आएगा? 47 ही तो आएगा। तो सबको पता है कि 47 आएगा। तो 47, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो मतलब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये ठीक 1 महीने 10 दिन या 9 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन 9 दिन बाद ये स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकृत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का अंगीकृत कब हुआ? तो आप ठीक सीधे सीधे कह देंगे कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो संविधान अंगीकृत कब किया गया भारतीय संविधान? तो 26 जनवरी 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो इतना में भैया क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ 13 दिसंबर 1946 को। फिर इसके 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और फिर इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लगभग 1 महीने 9 दिन बाद या 10 दिन बाद इसे स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो भैया इससे 1 नंबर आगे ही आना है। अब हम शुरू करते हैं 1 नंबर और का। तो आगे आते हैं, संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अभी बताया स्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन था? पहला अस्थायी, तो अस्थायी कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वही अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं,
भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भैया संविधान का जब निर्माण हो रहा होगा तो कोई अधिवेशन हुए होंगे, ऐसे थोड़ा ना कि भाई तुरंत बन गया, टाइम लगता है किसी चीज को। तो कितने महीने होते हैं, ट्रिक से याद करेंगे, 12 महीने होते हैं, 12 अधिवेशन होते हैं, तो भैया 12 याद कर लेंगे। तो पूछेगा भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो जिसने पढ़ रखा है वो बता देगा 12 अधिवेशन हुए, 12 महीने 12 अधिवेशन, इस तरह की ट्रिक से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भैया ये तो हम लोग कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 11 18 कितना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आगे आते हैं, भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव। भैया जब हम सलाह लेने जाते हैं किसी से तो हमें क्या देता है, राय देता है। ट्रिक देखिएगा, जब हम किसी से सलाह लेने गए कि भैया हमें इस चीज की सलाह दे दीजिए, तो वो हमें क्या देता है, राय देता है। क्या देता है, राय। तो उसी से याद कर लेंगे राव। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर B.N. राव। कौन थे? सर B.N. राव। आगे चलते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो अब पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन था? भीमराव अम्बेडकर। तो अब कैसे याद करेंगे, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कैसे याद करेंगे? तो भाई अम्बेडकर जी का रूप अच्छा था, गुण अच्छे थे, उनका सब कुछ अच्छा था। कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो वही है, संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। तब सीधे सीधे पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का गठन किसने किया? प्रारूप समिति का गठन किसने किया? तो कह दीजिएगा भीमराव अम्बेडकर ने। उनका रूप अच्छे थे, उनके गुण अच्छे थे, तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं हम लोग, संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ऐसे याद कर लेंगे, 22 जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है ना। अगस्त को देश आजाद होने वाला था, अगस्त में देश आजाद होने वाला था, ये पता नहीं था, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगस्त में देश आजाद होना था। तो भाई हम लोग फहराते क्या, तो इसीलिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, आजादी से पहले वाले महीने में। अगस्त में देश आजाद हुआ, जुलाई में अपना लिया गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। आगे, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो हम लोग जनगण मन ये कैसे याद करेंगे? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। तो हम लोग स्कूल की रैलियों में जाते थे और रैली में गाते थे जन गण मन अधिनायक। जब रैली से होके आते थे, अपना राष्ट्रगान प्यारा सा गाते थे ना। तो 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन 2 दिन पहले ही तो राष्ट्रगान बनाएंगे ना, तभी तो हम उसमें कुछ गाएंगे। जब कुछ होगा ही नहीं तो हम लोग गाएंगे क्या? तो उस तरीके की ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये तो गणतंत्र दिवस वाले दिन ही किया कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है कि संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भैया आजादी के 1 महीने पहले, मतलब थोड़ा सा 1 महीने पहले, तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले, वरना हम लोग गाते गए। तो भैया 24 जनवरी 1950 को। और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो उसी दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी 1950 को। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब आगे चलते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा और प्रसाद ये कैसे याद करेंगे भैया? कहते हैं कि अगर जो है तुम्हें प्रसाद लेना है तो आप अपना झंडा ऊंचा करो। किसी भी चीज में आपको प्रसाद लेना है तो अपना झंडा ऊंचा करिए, झंडा ऊंचा करिए। प्रसाद इन द सेंस आगे बढ़ना है या कामयाब होना है तो अपना प्रसाद लेना है तो झंडा ऊंचा करना पड़ेगा। तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, और ये क्या था? भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार। तो सलाह किससे ली थी हमने? राय, जिससे सलाह लेते हैं और राय देता है। तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हो गए और संविधान सभा की सलाहकारी समिति के अध्यक्ष तो सलाहकार तो BN राव थे, सलाहकार तो BN राव थे। ये देखिए BN राव, लेकिन सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है सर BN राव, और ये शायद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन याद करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के लीजिए, 100% आना ही आना है। अब देखते हैं, तो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, इसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे और पढ़ के भी याद करेंगे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दो हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के। तो भैया जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू जी बने तो देश की जनता ने किसके साथ रहना पसंद किया? किसके संग रहना पसंद किया? किसके संग रहना पसंद किया? तो जवाहरलाल नेहरू के। तो संघ से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। संघ से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। तो जब देश आजाद हुआ तो भारत की जनता ने किसके संग रहना पसंद किया? किसके संग रहना पसंद किया? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। और देखते हैं कहीं जवाहरलाल नेहरू जी हैं? तो हाँ, एक जगह और है, राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की जनता ने किसके राज्य में रहना पसंद किया आजादी के बाद? तो जवाहरलाल नेहरू जी के। भारत की जनता ने आजादी के बाद किसके राज्य में रहना पसंद किया? तो जवाहरलाल नेहरू। तो राज्यों के लिए समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कैसे याद करेंगे भाई? एक और जगह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक यहाँ पे है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल। तो ये कैसे याद करेंगे? प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे भाई किस प्रांत को गए हैं? कहते हैं भाई किस प्रांत को गए हैं? भाई किस प्रांत को गए हैं? कहते हैं भाई आपके कहाँ गए हैं? तो हम कहते हैं भाई किस प्रांत के गए हैं। पूछते नहीं आपके भाई दिख नहीं रहे, किस प्रांत को गए हैं? तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करता है? जो सरदार होता है। पुराने जमाने में जो सरदार नहीं होते थे, एक कबीलों के सरदार या एक रियासत के सरदार, तो वही सरदार। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की परामर्श तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करता है? ट्रिक देखेंगे तो सरदार करता है। कौन करते हैं? सरदार करते हैं। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब कौन से बचे? अब बचा प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति अभी हमने बताया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो प्रारूप, उनका रूप अच्छा था, उनके गुण अच्छे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सीधे याद कर लेंगे, अभी बताया था। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका रूप अच्छा था, उनका गुण अच्छा था। आगे चलते हैं, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, दो बच्चे हैं, एक प्रक्रिया नियम समिति, एक संचालन समिति। तो इसके कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। तो क्या कहते हैं भाई, भंडारा होता है या कहीं प्रसाद बट रहा होता है, कथा होती है, तो कहते हैं प्रसाद बांटो भाई, प्रसाद बांटो। लेकिन कैसे? एक प्रक्रिया में संचालन करते हुए, एक प्रक्रिया में संचालन करते हुए। ऐसे नहीं कि वो आए तो उनको भी प्रसाद दे दिया, वो आए तो उनको भी प्रसाद दे दिया। देना सबको है, लेकिन एक प्रक्रिया में संचालन, लाइन से देना है। तो कैसे?
प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसाद कैसे देना है, प्रक्रिया में देना है, संचालन करके देना है। तो प्रक्रिया नियम समिति के संचालन करते हुए देना है, एक प्रक्रिया का संचालन करते हुए हमें प्रसाद देना है। तो प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक प्रक्रिया में प्रसाद देना है हमें सबको, एक संचालन करते, एक प्रक्रिया का संचालन करते हुए सबको प्रसाद देना है। तो भैया प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष हो गए, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आगे आते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया कोई भी कार्य होता है हमारा, हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। तो क्या है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवणकर। जी.बी. मालवणकर का पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मालवणकर। गणेश वासुदेव, ठीक है, गणेश वासुदेव मालवणकर। तो जी.बी. मालवणकर। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर। तो कौन, तो कार्यों से संबंधित समिति मतलब कार्य जब कोई होता है तो हम क्या कहते हैं? गणेश जी का नाम लेते हैं ना, ये गणेश जी मेरे कार्यों को पूरा करिए। तो गणेश वासुदेव मालवणकर। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो भैया बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। किस में हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।